नमस्कार दोस्तों, मैं राम साथ वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। इसके पहले वाले भाग में हम पढ़े थे कि वर्ण क्या है और बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया था, जैसे अमानक वर्ण क्या है और स्वर, साथ ही साथ हमने व्यंजन आदि को पढ़ा था। तो कल हमने देखा था संक्षेप में संज्ञा के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार को। तो संज्ञा का जो पहला प्रकार है वो हमारा है, पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा, तो संज्ञा का पहला प्रकार है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, किताब में बहुत सारी परिभाषाएं लिखी होती हैं, लेकिन हम आपको किताब से हटकर ऐसी परिभाषा बताएंगे कि आपको एक बार सुनने के बाद इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। तो आप कहोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पर यह होता है कि ऐसी संज्ञा जिसमें कोई एक शब्द हो और उस शब्द के माध्यम से किसी एक निश्चित वस्तु का बोध होता है, के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन आइए हम इसे ट्रिक के माध्यम से भी समझते हैं। आप कहोगे जहाँ एक जैसे कई हों, उसमें से हम एक को लें और सभी को छोड़ दें। जहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी, जहाँ एक जैसे सभी हों या कई हों, जहाँ एक जैसे कई हों, उसमें से हम एक को लें, बाकी को छोड़ दें। क्या होगा? छोड़ दें। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आइए हम समझते हैं परिभाषा एक बार फिर। देखिए, जहाँ ट्रिक है आपकी, जहाँ एक जैसे कई शब्द हों, उसमें से हम एक को लें, बाकी को छोड़ दें, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। हम कहेंगे यहाँ पर राम, जैसे हमने उदाहरण लिया राम। अब देखिए, संसार में हर प्रकार के मतलब अनेक व्यक्ति हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। संसार में बहुत प्रकार के आदमी हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। अब हमने उसमें से एक नाम को लिया राम, बाकी नाम को छोड़ दिया। तो ट्रिक के माध्यम से समझिए आप कि दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, सबके नाम अलग अलग हैं और उसमें से हमने एक लिया राम। उसी प्रकार आप कहोगे रविवार, दूसरा रविवार का मतलब ये होता है कि आपके हफ्ते में अथवा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 में से हमने क्या किया? एक को लिया, बाकी 6 दिन को छोड़ दिया। तो ये किसका उदाहरण है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिया और साथ ही साथ हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये कहने के बाद इसका उदाहरण और भी देखेंगे। इसके जो अन्य उदाहरण है वो नदियों के नाम में आएंगे। गंगा नदी आएगी। उसके बाद फिर आपका और आता है, जैसे यहाँ पे पर्वत पठार में कहिए हिमालय कह दीजिए। दशहरा ये आप कह सकते हैं। जनवरी। देखिए, आपके वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, हमने क्या किया? केवल एक महीने को लिया, बाकी को छोड़ दिया। उसी प्रकार दशहरा का मतलब है त्यौहार। बहुत सारे होते हैं त्यौहार, लेकिन हमने दशहरा को लिया और सब कुछ छोड़ दिया। पर्वत बहुत सारे हैं,
हमने हिमालय की बात कर लिया, नदियाँ बहुत सारी हैं, हमने गंगा नदी की बात कर लिया। देखिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमने एक को लिया, रविवार को लिया और सबको छोड़ दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार राम, संसार में बहुत सारे नाम के आदमी हैं जिसमें से हमने राम को लिया और सबको छोड़ दिया, तो आप कहोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहाँ हमें एक जैसे कई दिखाई दें, जहाँ पर हमें एक जैसे कई नाम वस्तुएं दिखाई दे या दिन, मतलब कुछ भी आपको दिखाई दे, लेकिन उसमें से आप एक को ले बाकी को छोड़ दें। यही क्या होगा, यही जो उदाहरण आप लेंगे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब हम दूसरी संज्ञा पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जातिवाचक संज्ञा। तो आइए हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसको, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। आप कहोगे, पहले हम इसे समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। आप कहोगे ऐसी संज्ञा जिसमें क्या हो, जहाँ पर आप क्या करें, जहाँ पर एक का नाम लें और उसमें से उसके अंतर्गत जितने आने वाले हैं उसमें सब समाहित हो जाएं, तो आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जहाँ पर हम एक को कहें और उसके अंतर्गत जितने हैं वो सब आ जाएं। तो ट्रिक क्या है आपकी, इसमें ट्रिक है एक को कहें और उससे संबंधित सभी आ जाएं, आ जाएं। तो इस प्रकार की संज्ञा क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए कैसे, इसका मतलब क्या है, इस ट्रिक को एक बार फिर समझिए। आप कहोगे ट्रिक है जहाँ एक को हम कहें और उसकी तरह जितने भी हैं वो सब साथ में आ जाएं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कलम। तो कलम, देखिए कलम हमने एक नाम लिया, लेकिन दुनिया में बहुत सारी पेन है, बहुत प्रकार की पेन है या कलम है, तो वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है सड़क। अब हमने कहा सड़क, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सड़क केवल एक नहीं है, हमने यहाँ पे नाम लिया है सड़क, लेकिन अब संसार भर में, दुनिया भर में जितनी सड़कें हैं सब आ जाएंगी। उसके बाद हम लेते हैं अगला पंडित जी। तो इसका मतलब क्या है, हमने कह दिया मान लीजिए पंडित जी, इसका मतलब है दुनिया भर में जितने पंडित जी आते हैं, दुनिया भर में जितने पंडित जी होंगे सब इसमें समाहित हो जाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं मान लीजिए पुस्तक या किताब। तो इसका मतलब यह है कि जितनी पुस्तकें होंगी दुनिया भर में, एक किताब का नाम लिए हम, लेकिन सारी किताबें अथवा पुस्तक आ जाएंगी। उसी प्रकार यादव जी। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी, हमने एक को कहा यादव जी, लेकिन इसका मतलब है कि संसार में जितने भी यादव जी हैं वो सब आ जाएंगे। तो ट्रिक हमारी ट्रिक यहीं से पकड़िए आप, कहो एक को, मतलब हमने कहा यादव जी, अब इसका मतलब है कहो एक को और इसके अंतर्गत संसार में जितने हैं सब आ जाएं। हमने कहा कलम हमने कहा, तो कलम एक को कहा हमने, लेकिन दुनिया भर में जितनी कलम है सब आ जाएंगी इसके अंतर्गत। अगला है आपके पास गाड़ी कैसी संज्ञा है, गाड़ी भी आपकी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब चाहे वो देशज हो या विदेशज, इसका मतलब चाहे आपके जिस प्रकार की गाड़ी हो, लेकिन वो होगी आपकी किस में आएगी, वो आएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा में। और हम देख लेते हैं फूल भी हमारा क्या है, फूल हमारा है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे फूल आते हैं। और इसी प्रकार हम कहते हैं यहाँ पे नदी भी हमारी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमने देखा विस्तार पूर्वक जातिवाचक संज्ञा को। आइए हम इसके एक दो उदाहरण को और देखते हैं। इसका अन्य उदाहरण है तालाब। क्या है, तालाब।
घोड़ा, घोड़ा, मनुष्य आदि। मतलब इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण आएंगे। तो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा को। अब आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसी क्रम में अगला हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। ये तीसरी संज्ञा है हमारी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। नाम से पता लग रहा है, भाव का मतलब है भावना को बताने वाला, कि किसी वस्तु को, व्यक्ति को या स्थान आदि को देखकर आप ये बता दें कि वहाँ की भावना कैसी है। अब मान लीजिए कोई स्थान है, वह लुभावना है, अच्छा देखने में लगता है, तो वहाँ के भाववाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार कोई व्यक्ति है, खुश है, रो रहा है, मतलब क्रोधित है, किसी भी प्रकार का है, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आप कहोगे भाववाचक संज्ञा भी आपकी दो प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा भी यहाँ पे दो प्रकार की होती है। एक खुद के भाव को बताती है, स्वयं के भाव को प्रकट करती है, भाव को प्रकट करती है। जैसे हंसी का भाव, हंसी या हंसना, रोना, उसके बाद क्रोध, दया, इसके अंदर मतलब बहुत सारे आएंगे जो किसका उदाहरण होंगे, जो यहाँ पर होंगे आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। इसके अतिरिक्त अन्य भी आएंगे जिसमें है उत्साह, खुशी, और इसके अलावा इसमें आ रहे हैं आपके चाल, लंबाई, मतलब जो भावना को दिखाते हैं या जिस प्रकार की भावना को दिखाएंगे वो किस में आएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम किसी भी जो आपके वस्तु है या जो आपकी वस्तुएं हैं उनके आप क्या देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं, या जो आपकी पदार्थ होते हैं उनके भावनाओं को देखते हैं, और उसके माध्यम से आप देखते हैं कि इसमें कैसा गुण है। गुण मतलब भाव है, इसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आइए हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के गुण। किसके? जातिवाचक संज्ञा के गुण। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा का गुण क्या है। भाववाचक संज्ञा की जो दूसरी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा के गुण। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा के गुण, आइए हम इसको समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा देखिए है, कोई व्यक्ति बूढ़ा है, तो इसमें क्या लगाओगे आप, इसमें हम कहेंगे बूढ़ा है और इसका जो गुण होगा वो बुढ़ापा, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए ये बूढ़ा है, मतलब हमने बूढ़े व्यक्ति को एक को कहा, सब बूढ़े व्यक्ति आएंगे, और उससे मतलब बूढ़ा से जो आपकी भाववाचक संज्ञा बन रही है वो क्या है, बुढ़ापा है। उसी प्रकार यहाँ पे है लड़का, ये किसका है, ये जातिवाचक का है। ध्यान देना, ये उदाहरण जातिवाचक का है, और इससे जो भाववाचक बनेगा वो लड़कपन ये बना। हमने देखा कि ये लड़कपन बना, मतलब ये लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और ये भाववाचक। एक बात और ध्यान देना कि किसी भी जातिवाचक संज्ञा में या जो आपके मतलब विशेषण होते हैं उसमें यदि क्या लग जाए, उसमें यदि प्रत्यय लग जाए, किसी भी विशेषण में विशेषण या जातिवाचक संज्ञा में यदि प्रत्यय लग जाए, क्या लगे, प्रत्यय लगे, तो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा में। और उदाहरण देखिए, इसके बाद आप कहेंगे मित्र क्या है आपका, मित्र है जातिवाचक, और बन जाएगा आपका मित्रता। क्या बनेगा, मित्रता।
ये बन गया आपका। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे चोर है, चोर। अब ये क्या है, चोर मतलब जातिवाचक है, चोर जातिवाचक है, और इसमें क्या कौन सा गुण है, तो गुण है, मतलब इसका गुण बताओगे आप जातिवाचक का, तो ये हो जाएगा आपका चोरी करने का। तो चोर है तो चोरी करने का इसमें गुण है। उसके बाद देखिए और भी इसके उदाहरण हैं, इससे हम समझते हैं। भाववाचक संज्ञा का अगला जो उदाहरण है वो है आपका अपना। अपना का मतलब है ये जातिवाचक का उदाहरण है, और ये बनाएगा अपनापन, अपनापन। तो ध्यान से देखो, इसमें पन प्रत्यय लगा है। उसी के बाद हम देखते हैं अपना, और ये बनाएगा अपनत्व, अपनत्व। इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है। विद्वान, देखिए पहले स्त्री, यहाँ पे हम देखेंगे स्त्री। अब इसमें क्या गुण है, स्त्रीत्व है। क्या है इसमें, इसमें कौन सा गुण है, इसमें है स्त्रीत्व का गुण है, स्त्रीत्व का गुण है। और उसके बाद देखिए अगला आता है आपका इसी पर सुंदर, सुंदर, सुंदर। तो सुंदरता, सुंदरता का गुण है, क्या है, सुंदरता। तो मतलब यहाँ पे ये प्रत्यय लगा। और लास्ट में हम देखेंगे इसका एक प्रत्यय जो बचा हुआ है वो है मनुष्य, मनुष्य। और ये बनेगा मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। ये आपका इसमें है। हमने देखा कि ये जातिवाचक संज्ञा है, और ये क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो आप कहोगे जब हम किसी जातिवाचक संज्ञा में अथवा विशेषण में क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो क्या निर्मित होता है, क्या बनता है, तब आपका बनता है भाववाचक संज्ञा। आइए एक उदाहरण से इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब आप यहाँ पे ये प्रश्न करेंगे कि मान लीजिए किसी जातिवाचक संज्ञा में या किसी भी शब्द में एक या एक से अधिक प्रत्यय लगा हो, एक या एक से अधिक प्रत्यय लगा हो, तो हम वहाँ पर कैसे भाववाचक संज्ञा को क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो आइए हम समझते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है आपका राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्रीयता। दूसरा है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। और लास्ट है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। अब मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन है। तो आपसे हमने कहा है जिसमें क्या लगे हों, प्रत्यय अधिक लगे हों, वही क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, उसी पे आप टिक करना है। तो देखिए ये तो राष्ट्रीयता कोई शब्द ही नहीं है। अब आप कहोगे और ये राष्ट्र है, ये शुद्ध शब्द है, इसे छोड़ दीजिए। जिसमें प्रत्यय लगा हो तो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है। राष्ट्रीय तो इसमें केवल ई लगा है, क्या लगा है, प्रत्यय में इसमें ई लगा है, इसलिए इसमें केवल एक प्रत्यय है। इसमें क्या है, राष्ट्र है, फिर ई है, फिर ता है, मतलब इसमें 2 प्रत्यय हैं, ई य, उसके बाद ता। तो मतलब यहाँ पे 1 और 2। हमने कहा है कि इस प्रकार के शब्द में यदि आपको स्पष्ट करना हो कि भाववाचक संज्ञा, तो आप कहोगे जिसमें, मतलब ऐसा शब्द जिसमें अधिक प्रत्यय लगे हों, तो आप इसको सही कर दोगे और ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो गया। उसी प्रकार एक उदाहरण हम और लेते हैं, एक उदाहरण हम और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, आपसे कहा जाए मानव, मानव, मानवता, 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 मानवीयता, मानवीयता, मानवीयता। अब इसमें से कहा जाए कि आपका कौन सही है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जो एकदम शुद्ध शब्द लिखा हो, जो एकदम शुद्ध शब्द लिखा हो, या मान लेते हैं इसके स्थान पे देता मानवीयता, 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 वेयता। अब क्या करोगे, तो आप कहोगे न तो ये शुद्ध शब्द है, न तो ये है, और न ये है, क्योंकि सब में प्रत्यय लगा हुआ है। अब जिसमें नहीं लगा है, ध्यान देना, अब जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है उसको आप सही करोगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, मानवता, तो इसमें वी लगता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा।
देखिए हमने इसको भी समझ लिया। तो इसी क्रम में हम अगले जो संज्ञा पढ़ेंगे वह होगी समूहवाचक। चौथी संज्ञा क्या है? समूह वाचक वाचक संज्ञा संज्ञा। अब प्रश्न उठता है कि समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसके बोलने से या जिसके कहने से किसी एक समूह का एक निश्चित वातावरण में, एक नियत वातावरण में कुछ निश्चित व्यक्ति के, कुछ निश्चित वस्तुओं के समूह का क्रम होता है या वस्तुओं के समूह का क्रम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं समूह, या उसी प्रकार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, पदार्थ को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंगूर। अंगूर अंगूर क्या है आपका? अंगूर यहाँ पे आपका समूहवाचक, ध्यान देना, समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन केवल एक अंगूर, केवल एक अंगूर की बात करता है तो क्या हो जाएगा? तब ये जातिवाचक हो जाएगा। तब ये जातिवाचक हो जाएगा कि एक अंगूर है। लेकिन यदि वो झुंड में लगा है, ग्रुप में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये समूहवाचक हो जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा के हम अन्य उदाहरण को समझते हैं। जैसे बाजार, 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 मेला, मेला, कमेटी, कमेटी। उसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर संगोष्ठी, संगोष्ठी, संगोष्ठी आदि। ये सब किस प्रकार के उदाहरण है? यही सब किसके हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसी प्रकार आप कह सकते हो यहाँ पर रैली, रैली। और उसी के बाद हम कहेंगे यहाँ पे भीड़, सभा, झुंड, भीड़, सभा, झुंड, झुंड आदि किस प्रकार के उदाहरण है? ये सभी उदाहरण हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के। समुदाय, समुदाय। और लास्ट में हम कहेंगे यहाँ पे मंडली, पार्टी, दल, मंडली, पार्टी, पार्टी, दल आदि। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम किसी एक निश्चित दायरे में, एक निश्चित स्थान पर अनेक व्यक्ति या अनेक वस्तुएं हों, तो उनके हम स्थान को ही हम क्या कहेंगे? कहेंगे यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं क्लास, मतलब जो कक्षाएं चलती हैं, कक्षा, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी कक्षा भी क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमने देखा समूहवाचक संज्ञा को। आइए अब हम इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण संज्ञा है, वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यह सबसे आसान संज्ञा है। इसका मतलब, और इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनको हम आसानी से नाप तोल सकते हैं। तो आगे क्या है? ये पांचवा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप कहोगे इसके अंतर्गत वे वस्तुएं अथवा पदार्थ आते हैं जिनको हम आसानी से नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, जिनको हम नाप तोल सकते हैं, वही क्या होंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। जैसे सोना, चांदी, चांदी, या अन्य धातुएं, अन्य धातुएं, धातुएं, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम आदि। उसके बाद अनाजों में हो गया, मान लीजिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे गेहूं की, तो गेहूं को हम तौल सकते हैं, तौल कर इसका वजन करते हैं। लेकिन जब गेहूं, यहाँ पे आप कह सकते हो गेहूं,
गेहूँ। लेकिन यहीं पे कुछ बच्चे गलती कर देंगे, रोटी कौन सी संज्ञा है या किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कहोगे रोटी क्या है। रोटी यहाँ पे आप देखिए, गेहूँ को तो आप नाप तोल ले रहे हैं कि इतना हमने गेहूँ लिया, उतना लिया हमने, लेकिन जो आपकी रोटी होगी, रोटी उसे तो हम नापते नहीं हैं कि इतने किलो रोटी लेके आना या कुछ भी, इस प्रकार के वाक्य को हम नहीं बोलते हैं। तो हम कहेंगे रोटी जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आप कहोगे द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें हम वस्तु या पदार्थ को आसानी से नाप तोल सकते हैं, जैसे सोना, चांदी या अन्य धातुएं। गेहूं भी आपका किस में आता है, ये भी आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। प्रश्न उठा है रोटी, तो रोटी यहाँ पे किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आप कहोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम गेहूं को नाप तोल सकते हैं लेकिन रोटी को नहीं नाप तोल सकते हैं, इसलिए किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आइए हम इसके और भी उदाहरण को देखते हैं। उसके बाद आप कहोगे पानी, तेल, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब किस में आ रहे हैं आपके, ये सब आएंगे आपका द्रव्यवाचक। शराब, और उसके बाद यहाँ पे है आपका खून, कांसा, पीतल, ये भी जितने भी हम नाम लिख रहे हैं ये सब किस में आएंगे, ये सभी आएंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो हमने देखा आज संज्ञा के बारे में। एक बात ध्यान से देखिएगा, ये संज्ञा टॉपिक आसान तो बहुत है लेकिन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करता है, उनके समझ में नहीं आता है, उनको बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसलिए आपको आज जितना भी आसान हो सका उतना आसान बताया गया है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और मन से देखेंगे और इससे देखने के साथ साथ इसका नोट बनाएंगे, इसे लिखेंगे आप, तो आपको और क्या 100% आपको लाभ मिलेगा। लेकिन केवल देख के हटा देंगे या थोड़ी देर देखे दूसरे चैनल पे चले गए तो आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। काफ़ी लोग की तो ये आदत होती है कि आएंगे, थोड़ी देर देखेंगे, 1-2 दिन, या जब उनका मन हुआ तो चैनल पे आए देखे, उसके बाद दूसरे पे चले गए। तो ना इससे उनका फ़ायदा होगा बल्कि उनका नुकसान होगा, क्योंकि 2 दिन यहाँ का देखेंगे, 2 दिन वहाँ का देखेंगे। हमारा मतलब है जो भी पढ़ाई करिए आप क्लियर और स्पष्ट करिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो यदि आप पढ़ते हैं तो यूपी बीएड में या हिंदी की किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको ये कामयाबी हासिल कराएगी। तो हमने याद देखा संज्ञा और संज्ञा के प्रकार को। तो इसमें हमने पहली कौन संज्ञा पढ़ा हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें हमने कहा था कि जिसमें हमने आपको ट्रिक दिया था कि जो इसमें बहुत सारे नाम हो लेकिन हम उसमें से केवल एक को लें। तो आप कहोगे कि इसमें ट्रिक थी, बहुत सारे नाम या बहुत सारी वस्तुएं हो, नदियाँ कुछ भी हो, लेकिन हम उसमें से एक को लें। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था आपका जातिवाचक संज्ञा। इसमें आप कहोगे कि हम एक को कहें और इसके अंतर्गत सब आ जाएं। जातिवाचक में हमने पढ़ा था कि एक को हम कहें और इसके अंतर्गत सभी आ जाएं, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा जो है उसका मतलब होता है कि भावना को प्रकट करना, गुण को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी एक निश्चित स्थान, निश्चित दायरे में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की उपस्थिति को, मतलब उसके क्रम को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट में हमने पढ़ा था द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनको हम आसानी से नाप तोल सकते हैं, वे द्रव्यवाचक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को देखा और इसके हम अगले भाग में एक नया पाठ उठाएंगे, पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम इन दोनों पाठ जो अभी तक पढ़े, संज्ञा और वर्णमाला, उनके प्रश्नों का भी समाधान करेंगे। तो एक वीडियो उन प्रश्नों के लिए होगा, फिर उसके बाद हम अगले पाठ को पढ़ेंगे और अगला पाठ जो होगा संधि और समास होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसके
अगले भाग में हम आगे बात करेंगे दोस्त। तो आप लोग मन से पढ़िए, जो समस्या हो उससे आप लाइक से मतलब लिखिए।